लास्ट क्लास तक वालेकुम सलाम सनाउल हमने वेलोसिटी सेलेक्टर डिस्कस कर लिया था, लॉ कर चुके थे। अब वेलोसिटी सेलेक्टर के बाद एक डिवाइस, जिस डिवाइस को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन इस साल सिलेबस में नहीं, ये सिलेबस से हट गई है। सो बोर्ड्स में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एंट्रेंस में ना मुझे थोड़ा सा शक है कि साइक्लोट्रॉन जो हमने पढ़ा था, पाथ ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ में जो चार्ज पार्टिकल जाता है, एग्जैक्टली उसी पर बेस्ड है। सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन से कुछ कनेक्ट करके दे दो, तो मैं बहुत ब्रीफ में साइक्लोट्रॉन डिस्कस कर लेता हूँ। इस साल सीबीएसई सिलेबस से हटा दिया गया साइक्लोट्रॉन। देखो, साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, बहुत ज्यादा, जिसे यूज करते हैं चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने, एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो साइक्लोट्रॉन सिंपल डिवाइस है जिसे आप यूज पार्टिकल को एक्सिलरेट करने के लिए, और एक्सिलरेट भी आप करेंगे चार्ज पार्टिकल्स को टू अ वेरी हाई काइनेटिक। अब साइक्लोट्रॉन में आप चार्ज पार्टिकल्स को कैसे एक्सिलरेट करोगे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक and magnetic fields are used to accelerate charge particles. To accelerate charge particle in a cyclotron. एक्सिलरेट करने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज करना। तो वेलोसिटी इंक्रीज मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना। आप लोगों को क्या लगता है, एक तो सारे रिप्लाई ना वो एवरीवन वाले कॉलम में करना, सब सुन भी लेते हैं तो कईयों का भला हो जाता है। कि आपको क्या लगता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकती है? पॉसिबल है किसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड यूज करें और मैग्नीट्यूड बढ़ जाए? ज्यादातर आंसर्स नो है। नहीं, ज्यादातर आंसर्स तो देते ही नहीं है लोग, मेजोरिटी तो खामोश बैठी रहती है। जो लोग आंसर दे रहे हैं उसमें ज्यादातर नो वाले। नो इज करेक्ट आंसर। यस, देखिए, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मैग्नेटिक फोर्स यूज कर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर। आई गेस ये शायद पहले ही शुरू के जो क्वेश्चंस थे जो हमने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स में किया था, उसमें से एक ये था कि इट कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स से चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सो इसको ना मैं जरा अलग से लिख रहा हूँ, ये कन्वेंशनल डेरिवेशन का पार्ट नहीं होते ये स्टेप्स, लेकिन इनसे आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों लेने का क्या रीजन। सो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करें।
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगा। तो देखिए साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं ये, एक मेटल के दो पीसेस यूज करते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। ये दो मेटेलिक डीज हैं, इसे कह देते हैं D1 और ये D2 है। इट्स D1 एंड दिस इज D2। अब मोटा ये मेटल के दो कंटेनर समझ लो, मेटल के दो पीसेस हैं, एक को D1 कह रहा हूं, दूसरे को D2 कह रहा हूं। ये दो मेटल के कंटेनर्स होते हैं सेपरेट। यहां पर अब इन डीज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इन डीज के परपेंडिकुलर आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई। सो इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द डीज, और इन डीज को एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया हुआ, एक ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया। इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जिससे आपने दोनों डीज कनेक्ट कर दी। इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम यह है कि ऑसिलेटर इन डीज को चार्ज देगा। मान लो कभी इस डी को नेगेटिव चार्ज दिया, इस डी को पॉजिटिव दे दिया। ऑसिलेटर है तो पोलैरिटी चेंज करता रहेगा। अभी इसने लेफ्ट वाले को नेगेटिव दिया, राइट वाले को पॉजिटिव दिया, एक फिक्स टाइम के बाद ये पोलैरिटी चेंज कर देगा। ये राइट वाले को नेगेटिव देगा, लेफ्ट वाले को पॉजिटिव देगा। फिर एक फिक्स टाइम के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा, पोलैरिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ये काम इस ऑसिलेटर का है, ये काम ये ऑसिलेटर करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कॉन्टिन्यूसली पोलैरिटी चेंज करता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होती रहेगी। अच्छा भाई, इसके बाद जिस चार्ज पार्टिकल को भी आप एक्सिलरेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक प्रोटॉन को एक्सिलरेट करना चाहते हो, आपने यहां पर प्रोटॉन प्रोड्यूस किया, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली प्रोटॉन रेस्ट में था, मींस प्रोटॉन की वेलोसिटी जीरो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन को पुश करेगी, प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगी ओवर द प्रोटॉन और प्रोटॉन को पुश कर देगी इन D1। यहां पुश कर देगी। अब जैसे ये प्रोटॉन D1 में एंटर करेगा, भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, प्रोटॉन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। मुझे बताओगे प्रोटॉन का पाथ कैसा होना चाहिए इन मैग्नेटिक फील्ड? जैसे प्रोटॉन इन डीज में एंटर करेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, पाथ कैसा होगा? हेलिकल क्यों होगा? हेलिकल तो तब होगा जब एंगल जीरो के अलावा कुछ और हो। यहाँ तो 90 डिग्री है, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है, एंगल तो 90 डिग्री हो गया। तो पाथ कैसा हो जाएगा? जब भी एंटर कर जाएगा यहां तक तो। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, चलिए कुछ चीजें और मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज electric field exists between the D's only.
ये जो दो डीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो डीज के ही बीच में एग्जिस्ट करेगी, दोनों डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, दोनों डीज के बीच में, और कहीं नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द डीज। जो डीज हैं इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स। तो जब एक बार डी में एंटर कर गई तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होगा तो पाथ जाएगा सर्कुलर, तो ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा। बताइए यहां तक समझ में आया, पाथ सर्कुलर होगा। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स path would be circular। अच्छा, अब सर्कुलर पाथ जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, क्या लगता है आप लोगों को, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आएगा? एक बार जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करे, तो क्या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा? वेरी गुड खदीजा, नहीं आएगा। देखो जब मैग्नेटिक फोर्स काम करती है ना, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाती, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। तो आप यहां लिख सकते हैं नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी inside these due to magnetic force। भाई मोटअप सिखाया था मैंने कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता। डीज के बीच में तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का डिस्कशन है, मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में जो व्हाइट से मैं शो कर। अब एक बात बताइए, अब जैसे ही ये बाहर आया तो मुझे बताओगे अगर बाहर आते ही मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, इस वाले को नेगेटिव कर दूं, इसे पॉजिटिव कर दूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा, रिवर्स हो जाएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में काम करना शुरू कर देगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस प्रोटॉन को राइट में पुश करेगी। जैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, फोर्स एक्ट करेगी ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज of charge particle increase between these due to electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डीज के बीच में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। फिर एक बार जब ये डीज में एंटर कर गया तो मुझे बताओ जरा, क्या अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा जब डी के अंदर मूव करेगा, इनसाइड द डीज? मोटा बताओ इनसाइड द डीज क्यों नहीं बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड क्यों नहीं बढ़ रहा होगा? मोटा इनसाइड द डीज मैग्नीट्यूड क्यों नहीं बढ़ेगा? इतनी देर में तो टाइप हो जाता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है मैग्नेटिक फोर्स, फिर सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेगा, फिर जैसे ही बाहर आएगा फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज। तो ये ऐसे घूमता रहेगा सर्कुलर पाथ में।
और हर बार जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे साइक्लोट्रॉन में घूमते घूमते चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाता है। तो कुछ इस तरह से साइक्लोट्रॉन एक्सिलरेट करता है चार्ज पार्टिकल। इतना लिखिए, फिर देखते हैं इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस क्या क्या होते हैं। हाँ अर्षद देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज बिटवीन डीज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज करेगा सिर्फ और सिर्फ डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अच्छा जी, अब देखिए सादिया, अगर दोनों डीज में बी डिफरेंट डायरेक्शंस में हो फिर आप एक्सेलरेट नहीं करा सकते। तो जब साइक्लोट्रॉन बनाया जाता है बिल्कुल ख्याल रखा जाता है कि दोनों डीज में डायरेक्शन सेम। अब देखिए ये तो हो गया कि एक्सेलरेट कैसे करता है। अब यहाँ कैलकुलेशंस में क्या क्या पूछता है, कैलकुलेशंस में आपसे पहले तो रेडियस पूछता है, रेडियस ऑफ पाथ। तो रेडियस ऑफ पाथ का एक्सप्रेशन वही है जो आपने सर्कुलर पाथ में पढ़ा था। रेडियस ऑफ पाथ, रेडियस ऑफ पाथ आता था mv/qb। mv/qb के बाद वो आपसे वेलोसिटी पूछता है चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो यहाँ जब वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे चार्ज पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो आप वेलोसिटी को लिख सकते हैं इट्स क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। तो ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, क्यू बी आर बाय। वेलोसिटी दिख रहा है रेडियस के प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब रेडियस मैक्सिमम होगा। और जो मैक्सिमम रेडियस चार्ज पार्टिकल का कितना हो सकता है भाई, घूमते घूमते जब इसके पाथ का रेडियस डीज के रेडियस के इक्वल हो जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सो मैक्सिमम रेडियस आर, maximum radius of path of charged particle in cyclotron is capital R, that is of D's. So cyclotron में जो मैक्स होगा पाथ का वो D's के रेडियस के इक्वल हो। तो आप लिख सकते हैं स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के इक्वल। सो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी V max, that is Q B कैपिटल R ओवर, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है विच इज क्यू बी आर बाय कैपिटल। ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई क्यू बी आर बाय। तो यहीं से आप, वेयर आर इज रेडियस ऑफ डीज, डीज का रेडियस, फिर वो आपसे पूछ लेता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो
के ई मैक्स हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। सो इस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो आप लिख सकते हो यहां से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी के ई मैक्स, के ई मैक्स इज हाफ एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर। वी मैक्स इज इट्स क्यू बी आर ओवर एम का स्क्वायर। सो ये के ई मैक्स आ गया, इट्स हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। सो एम से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो ये के ई मैक्स आ गया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर। नहीं तौहीद, रेडियस डिपेंड करेगा वेलोसिटी पर, जो वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही थी। इस तरह से तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, बाकी मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज और मास की। इसके बाद एक चीज और आती है, देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, जैसे ये हाफ साइकिल कंप्लीट करता है वैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है ऑसिलेटर की। जैसे ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है ऑसिलेटर की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। से ही चार्ज पार्टिकल आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी इंटरचेंज कर देता है। इस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। अगर साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, इसे कहते हैं रेजोनेंस हो रहा है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन is equal to frequency of oscillator। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल। इसे रेजोनेंस कहेंगे कि यहां रेजोनेंस हो रहा है। चलिए इतना लिख लीजिए, ये साइक्लोट्रॉन था और ये एसेंशियल कंडीशन है। अगर ये डिस्टर्ब्ड हो जाए तो आप एक्सेलरेट नहीं करा सकते। ये एसेंशियल कंडीशन है साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट कराने के लिए। तो इतना सब लिख लीजिए, फिर इसे रब करेंगे। चलिए सब लिख चुके हैं तो इसे रब कर देते हैं। सो दैट वाज साइक्लोट्रॉन। आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं है, और अगर आप पिछले कई सालों का ट्रेंड देखोगे नीट का भी और जेई का भी, तो जो सिलेबस सीबीएसई से हटा दिया जाता है
एनसीईआरटी का जो पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है वो अब जेई मेंस में और नीट में नहीं देता। एक आध अगर लास्ट ईयर भी नहीं था, उससे पहले भी ऐसा नहीं था, लेकिन एज अ टीचर हम करा देते हैं। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ नहीं है तो उसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो जब आप रिवाइज करो तो ऐसे टॉपिक्स को बाद में रिवाइज किया करो, सिलेबस वालों को पहले। चांस नहीं लेना चाहता इसलिए काफी चीजें कराता हुआ चलता हूँ। अच्छा, इसके बाद चार्ज वाला खत्म हुआ। चार्ज पर फोर्स से रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता था वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो फोर्स ऑन कंडक्टर। अब कंडक्टर पर फोर्स के लिए आपको कुछ पुराने टॉपिक्स याद होने चाहिए। जैसे हमने करा था एक टॉपिक कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, अगर ये आपको कंडक्टर दिया हुआ है और मैं आपसे कह रहा हूँ इस कंडक्टर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, से कहता हूँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं इनसाइड अ कंडक्टर, उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इनसाइड अ कंडक्टर, और जहां इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो जो मैंने वी डी लिखा हुआ है, दिस वी डी इज बेसिकली, वी डी इज drift velocity of electrons. It's drift velocity of electrons. तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनसाइड द कंडक्टर, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v, and I is current through conductor, current through conductor, कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है दैट करंट इज I। सो करंट का जो एक्सप्रेशन होता है, करंट को ऐसे लिखते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है NeAVD। यहाँ जो n है दैट्स नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम से जो भी इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं उनको स्मॉल n कहते हैं, दैट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इतना लिख लीजिए, इसे मैं यूज करूंगा नेक्स्ट सेक्शन में कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो। चलिए इसे रब करते हैं। इसे रब कर रहा हूं मैं, लिख लिया सबने? शायद जब आप लिख लें तो बताइएगा मुझे। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फोर्स on a current carrying wire, on a current
carrying conductor. In uniform magnetic. Uniform magnetic field. So, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, सो ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस के नाम। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टर रख दिया, ये कंडक्टर रखा हुआ है, इस कंडक्टर से कुछ करंट पास हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v। ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, तो अब इसलिए ये करंट का डायरेक्शन होगा। कुछ पैरामीटर्स आपको गिवन है, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये जो कंडक्टर गिवन है उसकी लेंथ इज L, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो ये जो कंडक्टर्स गिवन है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, N इज नंबर डेंसिटी, मींस N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर डेंसिटी होगी। तो यहाँ जो वॉल्यूम होगा ना कंडक्टर का, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर V जो है दैट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ। तो पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट्स वॉल्यूम। आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल वॉल्यूम AL है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टोटल। सिंपल यूनिटरी मेथड। 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्मॉल है, तो AL वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्मॉल एन इनटू A, दैट्स इक्वेशन नंबर। दिस एंगल इज थीटा। दिस इज थीटा। अच्छा, इसके बाद अब मुझे एक इलेक्ट्रॉन पर चाहिए, VD जो मैं यहां लिख रहा हूं, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका जो सिस्टम है, जो कंडक्टर है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बता सकते हो फोर्स ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी होगी? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स होगी -E VD क्रॉस B। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूँ, EV क्रॉस B है ना, EVD क्रॉस B। माइनस सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, तो एग्जैक्ट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, जो भी राइट हैंड थंब रूल से आएगा वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अब ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स इस माइनस साइन से बचने के लिए कहती है कि करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा है। तो आपकी एक चॉइस है, आप पॉजिटिव चार्ज ले तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, मैं इलेक्ट्रॉन ही ले रहा हूँ इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, मैं बाद में इसे एब्जॉर्ब करा दूंगा करंट। ये तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कैपिटल एन। फोर्स ऑन कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स, तो जो कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर जो फोर्स एक्ट करेगी, दैट फोर्स विल बी NF। सो जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज NaL multiplied by F, which is -E
VD क्रॉस B, तो ये फोर्स हो जाएगी -E VD क्रॉस। तो ये फोर्स को आप लिख सकते हो -NEAL VD क्रॉस B। भाई यहां तक बताइए, क्लियर है ये? -NEAL VD क्रॉस B, यहां तक क्लियर है सब? अच्छा, अब देखो इसके अंदर करंट ढूंढे, यहां ना आपको करंट दिख जाएगा अगर आप ढंग से देखने की कोशिश करोगे। तो देखो NEA और ये जो VD आ रहा है, ये तो करंट है। NEA VD को आप करंट लिख सकते हैं। सो यहां मैंने सिर्फ इतना काम करा और नेगेटिव साइन मैंने एब्जॉर्ब करा दिया, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और VD का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस नेगेटिव साइन को मैंने VD करंट में ही काउंट करा दिया। तो देखो यहां बचा क्या, L बचा, I बचा और B। अब प्रॉब्लम ये है कि करंट को मैं वेक्टर नहीं बना सकता, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में ही होता है। तो क्या किया मैंने, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को वेक्टर बना दिया और क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ। जैद VD और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो जब मैं करंट और VD को रिलेट कर रहा हूं तो मैंने नेगेटिव साइन इंक्लूड कर लिया। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इसका जो भी डायरेक्शन होगा वो इसके ऑपोजिट होगा। तो यहाँ नेगेटिव साइन मैं करंट में एब्जॉर्ब करा कर ले गया। समझ में आया? VD एंड I, यहाँ देखो ना डायग्राम में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। अब प्रॉब्लम ये थी कि लेंथ और करंट दोनों ही स्केलर है, क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर के बीच में नहीं होता, वेक्टर के बीच में होता। मैंने सिर्फ इतना काम किया कि यहाँ करंट को अलग कर दिया, लेंथ वेक्टर है तो लेंथ का क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के साथ दे दिया, तो फोर्स आ गया इट्स IL क्रॉस। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है विच इज करंट इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट्स मैग्नेटिक फोर्स विच इज IL क्रॉस B। हाँ अमान, हमने लेंथ को तो जब हमने बायर्ड-सेविट्स लॉ पढ़ा था तब भी हमने लेंथ को वेक्टर लिया था। हम लेंथ को करंट का डायरेक्शन दे देते हैं, डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन दे देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ करंट रखूंगा ना, करंट को मैं वेक्टर नहीं बना सकता किसी भी तरह। तो करंट का क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं हो सकता, बट लेंथ को वेक्टर बना दिया, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के साथ आ गया। यहाँ तक लिखिए, फिर देखते हैं कंडक्टर पर क्या फोर्स होगी। ये तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स हो गई। मीनवाइल इसमें अगर डाउट्स है तो मुझे बताते रहिए। इसमें किसी को कोई डाउट है? कुछ चीजें और ऐड करते हैं इसमें। अच्छा अर्षद, इस कंडक्टर में कई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसका एक्सप्रेशन यही होता था ना, QV क्रॉस B। यही तो थी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो पिछले 3 क्लासेस से पढ़ रहे हैं। यही तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स थी। एक एक करके आ रहा हूँ बच्चों, सबके डाउट्स पर आ रहा हूँ। तो मैंने बस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स यूज किया अर्षद। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E, वेलोसिटी VD क्रॉस B। अर्षद अब आया समझ में इतना? उस्मा, हाँ उस्मा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये जो NEAVD है ना, इन सबको कंबाइन कर कर करंट बना दिया। अब लेंथ को हमने वही डायरेक्शन दे दिया जो डायरेक्शन करंट का था।
करंट का डायरेक्शन था ना एक्चुअल में, वही डायरेक्शन मैंने लेंथ को दे दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फायदा ये हो जाएगा कि अब आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फायदा ये होगा अब आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट यूज करने का मतलब है आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ो। चलिए भाई इतना हो गया, इसको रब कर देता है। अब देखिए फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ जो फोर्स होगी वो फोर्स आपको कैसे मिल रही है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन क्या, अच्छा एक चीज, जो फोर्स सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करेगी वही तो कंडक्टर पर एक्ट करेगी। सो जो मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पर एक्ट कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर, तो ये फोर्स हो जाएगी, दिस इज करंट आई, लेंथ एल, क्रॉस मैग्नेटिक। तो ये फोर्स कंडक्टर पर एक्ट करनी शुरू कर देगी। अब इसमें एक चीज का और आपको ख्याल रखना है, देखिए यहां कंडक्टर के मोशन की जरूरत नहीं है। आप ये क्रॉस ओपन कर सकते हो, क्रॉस ओपन करोगे ये आई एल बी साइन थीटा आ जाएगा। सो यहाँ कंडक्टर को मूव कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर जब मूव करेगा तभी फोर्स होगी, मोशन की जरूरत नहीं है। कंडक्टर रेस्ट में मजे से, कोई परेशानी नहीं, फोर्स एक्ट कर रही हो। अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, सो देखिए यहाँ फोर्स आई एल क्रॉस बी के बाद आ रहा है, तो फोर्स एल के भी परपेंडिकुलर है, फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एल एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी। तो यहाँ जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स लेंथ के भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर, लेंथ भी और मैग्नेटिक। एग्जैक्ट is given by right hand thumb rule. Direction is given by right hand thumb rule. सो यहाँ राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर दीजिए। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, प्लेस फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट and curl it towards magnetic field. Thumb will give
डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो आगे जब भी आप फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करें तो इस चीज को बहुत क्लियर रखिएगा कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। ये बेवकूफी का आंसर नहीं आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, कोई कह रहा हो फोर्स एक्स के लॉन्ग। ये दो चीज क्लियर हो जाएगी, फोर्स एक्स के लॉन्ग नहीं हो सकती, फोर्स करंट के लॉन्ग नहीं हो सकती। एफ के भी बी के भी परपेंडिकुलर होगी और करंट के भी परपेंडिकुलर होगी। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर जाएगी और करंट के भी परपेंडिकुलर। इतना लिखिए, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे अगर वायर शुरू हो जाए, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या फिट करें। और डाउट्स बताइए मुझे अगर इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। देखिए सनाउ, डायरेक्शन के लिए यहाँ जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी और करंट के भी। एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, वही राइट हैंड थंब रूल जो आपने भी सीखा था लॉरेंस फोर्स में। ऐसे रख दीजिए करंट की डायरेक्शन में, जहां करंट जा रहा है वहां फिंगर रख दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल कर्ल कर दीजिए। ऐसी हो रहा है ना, ये है ना करंट का डायरेक्शन। सो जो करंट का डायरेक्शन है, ये रहा करंट का डायरेक्शन। करंट के अलोंग आप फिंगर रखिए ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स के अलोंग है, एक्स के अलोंग कर्ल कर दीजिए। थंब इनवर्स जा रहा है तो फोर्स इनवर्स होगी सनाउ। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इनवर्स एक्ट कर रही है। हाँ सनाउल, हुआ क्लियर इतना? जी मोटिव, नेगेटिव को आई के साथ लिया था क्योंकि करंट और वीडी डायरेक्शन ऑपोजिट थे दोनों, इसीलिए आई को नेगेटिव साइन के साथ। रब कर दूं इसे अब? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? जो 60 बच्चे हैं, 60 में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबका क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सो न्यूमेरिकल्स पहले, मोटअप हम हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं। मोटअप हम हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं जब भी लेंगे। और ऑब्ट्यूज तो वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट होगा, हम सिर्फ स्मॉलर एंगल लेते हैं तब भी, फिर भी तुम्हारे लॉजिक से उससे नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, तो पहला तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये कि अगर किसी को फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला यूज करना सीख जाएगा। एक वायर दी हुई है, इस वायर से करंट पास कर रहा है 2 एम्पियर का। वायर की लेंथ है 3 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है 5 टेस्ला की। इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला। आपको मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। सो यहाँ वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी, अच्छा ये एक चीज और रुक जाओ, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दो। कुछ एक चीज गायब कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड गायब कर देते हैं। मास गिवन है आपको वायर का, मास ऑफ वायर इज लेट्स से 10 ग्राम मास ऑफ वायर दिया हुआ। तो आपसे कहता है कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
so that wire is in equilibrium. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है ताकि आपकी वायर इक्विलिब्रियम में। तो देखिए वायर का अगर मैं मास m ले लेता हूँ, m इज मास ऑफ द वायर, तो वायर का डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा होगा mg। वायर इक्विलिब्रियम में तभी रह सकती है जब कोई फोर्स ऊपर एक्ट करे और इसके वेट को बैलेंस कर दे। जरा मुझे राइट हैंड थंब रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, जरा राइट हैंड थंब रूल लगा के दिखाओ मुझे डायरेक्शन क्या आ रहा है फोर्स का। तबस्सुम, तुबा, शाकिर, योगेश, जोया, हाँ वेरी गुड, सबका अपवर्ड जा रहा है ना, करंट के अलोंग रखा और इनवर्ड्स कर्ल कर दिया, थंब ऊपर जा रहा है, वेरी गुड। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड्स। सो इन इक्विलिब्रियम जो फोर्स होगी वो फोर्स वेट को बैलेंस कर देगी। तो इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक फोर्स वेट को बैलेंस कर देगी, तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा। यहाँ मैग्नेटिक फोर्स देखो, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो दिस इज ILB sin 90 इज इक्वल टू mg। सो B आ गया mg डिवाइडेड बाय मास 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 into 10 raised to the power minus 3 kg. So this is 10 raised to the power minus 2. G is 10. Current is 2. Length is 3. Minus 1 by 6,000. So B is 10 raised to the power minus 1 by 6 Tesla. ये स्ट्रेंथ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड है। मैं रब कर दूं सब। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा उसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। क्वेश्चन यही होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा, मैग्नेटिक फोर्स ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं। On a smooth inclined plane, तो देखो अभी तो सारे क्वेश्चन में स्ट्रेट वायर पर दे रहा हूँ, इसके बाद देखेंगे अगर वायर कर्व हो जाए तो क्या होगा। On a smooth incline at 30 degree, अच्छा आशीष ने नहीं लिखा, लिखो आशीष। आशीष जब हो जाए तो बताना मुझे। मैं जरा ड्रॉ कर देता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या क्या रहा है, पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि क्लियर दिख जाए। आपको ना एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है,
भाई ये 3 डायमेंशन सा फिगर दिया हुआ, इसकी जरूरत पड़ेगी। सिंपल इंक्लाइंड प्लेन बना के इस क्वेश्चन में काम नहीं चलेगा। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर इसने एक रॉड रखी हुई है यहाँ कहीं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। तो ये कह रहा है ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन on a smooth plane inclined at 30 degree with horizontal, a thin current carrying metal rod is placed parallel to the horizontal. Plane is located, भाई साथ साथ लिखते चलिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। In a uniform magnetic field of 0.15 Tesla in vertical direction. Vertical direction. For what value of current can the rod remains stationary? Mass per unit length of rod is 0.03 kg per meter. चलिए जरा सॉल्व कीजिए और इसको जरा चेंज कर लो, 0.01 कर दें। प्लेन लिखा है, प्लेन प्लेन। शायद मास पर यूनिट एरिया नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। नहीं सनाउल, 0.01 है यूनिट लेंथ का मास। पॉइंट 0.01 kg पर मीटर। आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है ना। मास पर यूनिट लेंथ दिया है उसने।
अगर लेंथ L है तो मास हो जाएगा L इंटू 0.01। थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे। अगर किसी को ये परेशानी आ रही है प्लेसमेंट में कि ये वायर प्लेस्ड कैसी है, तो वो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखो वायर ऐसे रखिए, करंट का डायरेक्शन ये मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जब वो हॉरिजॉन्टल कह रहे हो ना, पढ़ो कौन सा है, विद हॉरिजॉन्टल। यहाँ हॉरिजॉन्टल का मतलब है इंक्लाइंड प्लेन के साथ। प्लेन के साथ प्लेन में है तो हॉरिजॉन्टल ये है ना तुम्हारा, अगर तो इसके साथ तो अपने आप 30 डिग्री आ जाएगा। देखिए ऐसा है ये तो, अगर ये इंक्लाइंड है ना, अब आप ये दिया हुआ है, एक रॉड अगर ऐसे रखी हुई है इंक्लाइंड पर, तो ये रॉड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री एंगल। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसके साथ तो एंगल अब भी 30 डिग्री होगा अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, मीन्स ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन से आउटवर्ड समझ लो मैग्नेटिक। देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लिख रहा है ना, इसका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस। अब जब कह रहा है इस प्लेस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो किस प्लेन पे रखा है, ग्राउंड पर तो नहीं रखा ना, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। जब वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब है ये आपका और इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ये जो प्लेन है इस प्लेन पे रखा हुआ है। चलिए इसे अब साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, इस पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी, इस रॉड पर देखिए क्या क्या फोर्सेस काम करें।
पहले समझिए 3 डायमेंशनल डायग्राम है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले ढंग से। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये ऐसे कर कर पेन रखा हुआ है, ये रॉड है आपकी ऐसे करके रखी हुई है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ऐसी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखी। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है ऊपर, प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर है, वर्टिकल टू द प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होगा, दैट एंगल इज 90 डिग्री, इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज करंट I, length of conductor L, magnetic field strength B, multiplied by sin 90। मैं फिर लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन और वायर इज इन द प्लेन, तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, ILB sin 90। सो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गई, which is ILB, that's first equation। अब आपको डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फोर्स का, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के लिए ये ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए ऐसे रखो और इसे ऊपर कर्ल कर दो। ऐसा था ना, इसे ऐसे रखा और ऊपर कर्ल कर दिया। तो जब आप इसे ऊपर कर्ल करेंगे, ऐसे रखा, इस डायरेक्शन में रखिए आपने फिंगर्स और फिंगर को ऊपर कर्ल कर दिया। मैग्नेटिक फोर्स देखो ऐसे कर्ल करोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। अगर ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो। एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा, which is FB cos theta। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा, which is FB sin theta। इसी तरह से इसके ऊपर एक वेट भी एक्ट कर रहा होगा। भाई जल्दी जल्दी लिख लो, बस टाइम ओवर हो रहा है। डाउनवर्ड्स इसका वेट भी एक्ट करेगा mg। वेट के कंपोनेंट्स ले सकते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा। यहाँ वेट का कंपोनेंट जाएगा mg cos थीटा और ये कंपोनेंट जाएगा mg sin। तो इंक्लाइन प्लेन पर इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये mg sin थीटा इस fb cos थीटा को बैलेंस कर दे। सो इन इक्विलिब्रियम fb cos थीटा mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा। fb को आप लिख सकते हैं ILB cos थीटा is mg sin थीटा। आपको कैलकुलेट करना है करंट, तो यहां से करंट आ गया mg sin थीटा डिवाइडेड बाय LB cos थीटा। अब ये जो MYL आ रहा है ना, इस MYL को M प्राइम कह दो, विच इज मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ, मास बाय लेंथ आ गया। अब आप करंट को लिख दीजिए M प्राइम G, देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय B। इतना जल्दी से लिख लो, अब मुझे छोड़ना होगा, लिखिए इतना लिख लीजिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं इसे फिर से डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसे फिर से इस डायरेक्शन के साथ जो प्रॉब्लम है उसे फिर डिस्कस कर लूंगा। इसे लिख लो, इतना टाइम नहीं है, इतना नोट करिए। प्रॉब्लम एनसीईआरटी की है तो आपके एग्जाम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जिनके साथ इश्यूज आ रहे हैं डायरेक्शंस के, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी से लिख लीजिए, मेरी नेक्स्ट क्लास में मुझे छोड़ना होगा।
जब आप लोग इतना लिख लो तो बताओ मुझे। चलिए इसे आज यहीं कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई, ओके।